नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जनरल फार्माकोलॉजी। इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ड्रग का हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना। जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद ड्रग हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, देन वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस है, यही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन ब्लड टू एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ये एक रिवर्सिबल ट्रांसफर है ड्रग का ब्लड के टिश्यू के बीच का। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिवर्सिबल ट्रांसफर। तो रिवर्सिबल ट्रांसफर मतलब क्या होता है, जैसे ड्रग ब्लड से टिश्यू में जा रहा है वैसे वापस टिश्यू से ब्लड में एंटर हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल ट्रांसफर। तो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ये एक ट्रांसफरिंग की प्रोसेस है ड्रग के किसके बीच में, ब्लड से टिश्यू के बीच में। तो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमें कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये फैक्टर्स 3 फैक्टर्स दिए गए हैं, ब्लड फ्लो, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये किस तरीके से हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो किस तरीके से हमारे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को अफेक्ट करता है। अब आप देखिए, आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की हमने डेफिनेशन देखी, वहाँ पर हमें बोला गया है कि ड्रग का ट्रांसफर होता है ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन्स में। अगर हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपरली होगा तो हमारा जो ड्रग है वो प्रॉपरली अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। पर अगर ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होगा हमारी बॉडी में, हमारे ऑर्गन तक प्रॉपरली ब्लड नहीं जा रहा होगा, तो हमारा ड्रग भी जाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा क्या, प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो ब्लड फ्लो भी एक फैक्टर होता है जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी किस तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को अफेक्ट करेगी, जैसे आप देख सकते हैं ड्रग जो है वो ब्लड से टिश्यू में ट्रांसफर हो रहा है। तो आप यहाँ पर डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी हो गई ब्लड वेसल और ये यहाँ पर ड्रग प्रेजेंट है और ये ब्लड फ्लो हो रहा है और इस तरफ ये हमारे सेल्स प्रेजेंट है ऑर्गन्स के। तो अगर ड्रग को यहाँ से ब्लड से सेल्स में एंटर होना है तो इसके लिए ये ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन है ये भी क्रॉस करनी पड़ेगी और ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ये भी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो इजीली ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, पर कुछ ड्रग जो होता है वो नहीं क्रॉस कर पाते। तो इसी वजह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली ऑर्गन्स में नहीं हो पाता। तो ये एक फैक्टर हो गया। इस तरीके से ये मेम्ब्रेन परमेबिलिटी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को अफेक्ट करती है। देन नेक्स्ट है प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो आपको पता है जब भी कोई लेयर यहाँ पर होती है, इस तरीके से समझिए कि ये एक लेयर है और यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोटीन क्या करता है, इस साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके साथ बाइंड होके इन साइड के मॉलिक्यूल को इस साइड में ट्रांसफर करता है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन काम करता है। तो कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो इजीली बाइंड हो जाते हैं प्रोटीन के साथ और इस तरफ आ जाते हैं, पर कुछ ड्रग्स होते हैं जो नहीं बाइंड कर पाते और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो इस तरीके से ये प्रोटीन बाइंडिंग भी एक फैक्टर है जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, या फिर हम इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म ये हमारी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, हमारे बॉडी की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो सब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डेफिनेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स द एंजाइमेटिक कन्वर्जन फ्रॉम वन केमिकल फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस टू अनदर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, ये एक एंजाइमेटिक कन्वर्जन है। मतलब यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है सब्सटेंस के एक केमिकल फॉर्म का दूसरे केमिकल फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। और किस तरह का कन्वर्जन है, एंजाइमेटिक। एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम्स, ये एक सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में जो कि किसी भी सब्सटेंस को अगर वो कन्वर्ट हो रहा हो, वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो, तो उसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए या फिर उसको प्रॉपरली होने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन जब होती है, जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तब जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उनके लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि ये एक एंजाइमेटिक कन्वर्जन है, जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस उसके एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें कुछ टाइप्स दिए हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के। मतलब हमारी बॉडी में अगर ड्रग का उसके एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में उसका कन्वर्जन हो रहा है, तो उस समय कौन कौन सी रिएक्शंस हमारे बॉडी में ऑकर हो सकती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। 2 तरह की बायो ट्रांसफॉर्मेशन की रिएक्शंस होती हैं। पहली है फेज 1 रिएक्शन और दूसरी है फेज 2 रिएक्शन। तो इस तरीके से ये 2 रिएक्शंस होती हैं। इसके सब टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, सब टाइप्स। तो यहाँ पर सबसे पहला है ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन एंड थर्ड हाइड्रोलिसिस। तो इस तरीके से फेज 1 रिएक्शन में 3 सब टाइप्स दिए गए हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और फेज 2 में कुछ सब टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है ग्लूकोरेनिक कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन एंड असाइलेशन। तो इस तरीके से ये फेज 1 और फेज 2 के कुछ सब टाइप्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेज 1 रिएक्शन के बारे में। तो फेज 1 रिएक्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि OH या फिर COOH। तो जब फेज 1 रिएक्शंस हम किसको बोलेंगे, जिस भी रिएक्शन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है वहाँ पर, जैसे कि OH हो गया या फिर COOH हो गया, तो ऐसी अटैचमेंट अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हो रही है तो उसको हम फेज 1 रिएक्शन बोलेंगे। तो फेज 1 रिएक्शन में हमने कुछ सब टाइप्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब आपको पता ही होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है करके। तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज द मेन प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ऑक्सीडेशन जो है ये मेटाबॉलिज्म की मेन प्रोसेस होती है। फॉलोइंग आर सम एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमें कुछ एंजाइम्स दिए हैं जो कि ऑक्सीडेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था बायो ट्रांसफॉर्मेशन के, कि वहाँ पर ये एंजाइमेटिक कन्वर्जन होता है। मतलब यहाँ पर एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन कॉज करने के लिए। तो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उन्हीं एंजाइम्स के नाम हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एंजाइम है साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ये एक एंजाइम का नाम है जो कि ऑक्सीडेशन कॉज करता है, ऑक्सीडेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ये भी एक एंजाइम है। एंड नेक्स्ट है अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पर ये हमने 3 नाम देख लिए एंजाइम के जो कि ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं। देन नेक्स्ट है रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन की रिएक्शन दी गई है
RNH2 प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पर एंजाइम एक्ट हो रहा है और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, RNHOH। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख ली। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होगा। रिडक्शन रिएक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही थी, वैसे रिडक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन होती है और इसको हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम रिडक्शन बोल सकते हैं। तो रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है जहाँ पर हाइड्रोजन की एडिशन होती है उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो फॉलोइंग आर सम एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन कॉज करने के लिए भी कुछ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला एंजाइम है अल्डिहाइड रिडक्टेज। अल्डिहाइड रिडक्टेज ये एक एंजाइम है जो कि रिडक्शन कॉज करता है। देन नेक्स्ट है अल्डोज रिडक्टेज। तो ये भी एक एंजाइम है जो कि रिडक्शन कॉज करता है। देन रिएक्शन हमें यहाँ पर दी गई है RNO2। तो आप देख सकते हैं RNO2, इसमें से ये यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, मतलब एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, RNH2। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन ये रिमूव हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इस तरीके से ये रिडक्शन रिएक्शन होती है। देन नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर इन एनी कंपाउंड विच लीड्स टू अ रिएक्शन नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हम किसी भी कंपाउंड में वाटर ऐड करेंगे, वाटर के एडिशन करेंगे, तो वहाँ पर एक रिएक्शन होती है, उसी रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई भी कंपाउंड लीजिए, आप किसी भी कंपाउंड में आप अगर वाटर ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर जो भी रिएक्शन होगी वाटर के और उस कंपाउंड के बीच में, उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन भी दी गई है हाइड्रोलिसिस की। ईस्टर, यहाँ पर ईस्टर ये हमारा कंपाउंड है, तो ईस्टर में हमने वाटर ऐड किया तो उसकी वजह से हमें क्या मिला, एसिड प्लस अल्कोहल। तो ईस्टर और वाटर के बीच में यहाँ पर रिएक्शन हुई, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हुई और हमें क्या मिला, एसिड प्लस अल्कोहल। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन होती है। यहाँ पर हमने ये फेज 1 रिएक्शन के सारे सब टाइप्स देख लिए हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेज 2 रिएक्शन। तो फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म बाय केमिकली ज्वाइनिंग 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। तो फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है, ये एक कंपाउंड फॉर्म होता है। एक कंपाउंड फॉर्म होता है कैसे, बाय केमिकली ज्वाइनिंग 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो एक दूसरे से केमिकली ज्वाइन हो जाते हैं और उसके बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं फेज 2 रिएक्शन। तो फेज 2 रिएक्शन में एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है अलग अलग सब्सटेंस के ज्वाइन होने के बाद। तो उसी के बारे में यहाँ पर हमें सब टाइप्स देखने हैं, जहाँ पर हमने देखा था कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन मतलब जहाँ जो हमने कॉन्जुगेशन देखे, जैसे कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरिनिक एसिड, तो वहाँ पर ग्लूकोरिनिक एसिड जो है ज्वाइन हो रहा है, तो उसके साथ अलग अलग सब्सटेंस ज्वाइन होके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सब टाइप है कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरिनिक एसिड। मतलब यहाँ पर कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है, एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जहाँ पर ग्लूकोरिनिक एसिड ऐड हो रहा है, इसके साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है। द बायोकेमिकल डोनर ऑफ ग्लूकोरिनिक एसिड इज यूडीपी ग्लूकोरिनिक एसिड। अब आप देखिए यहाँ पर ग्लूकोरिनिक एसिड किसी कंपाउंड में ऐड हो रहा है, किसी कंपाउंड में ज्वाइन हो रहा है, तो उसका एक डोनर भी तो होना चाहिए, तभी ग्लूकोरिनिक एसिड वहाँ पर ज्वाइन हो पाएगा, उनको ग्लूकोरिनिक एसिड मिल पाएगा। जैसे कि अगर किसी पर्सन को ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड देने के लिए किसी डोनर की ज़रूरत होती है, तो डोनर जब अपना ब्लड देगा उस पेशेंट को, तभी उसको
ब्लड मिलेगा। तो वैसे ही अगर ग्लूकोरेनिक एसिड के साथ अगर कोई कंपाउंड कॉन्जुगेट हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, तो उसके लिए ग्लूकोरेनिक एसिड वहाँ पर होना चाहिए, कोई तो डोनर होना चाहिए। तो ऐसे ही एक बायोकेमिकल डोनर होता है ग्लूकोरेनिक एसिड का, जिसको हम बोलते हैं यूडीपी ग्लूकोरेनिक एसिड। तो ये जो यूडीपी ग्लूकोरेनिक एसिड है, ये ग्लूकोरेनिक एसिड डोनेट करता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रिएक्शन कैरिड आउट बाय एंजाइम यूडीपी ग्लूकोरेनिल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है कॉन्जुगेशन की, तो ये रिएक्शन किस एंजाइम की वजह से होती है, किसके प्रेजेंस में होती है, यूडीपी ग्लूकोरेनिल ट्रांसफरेज। ये एक एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन, ये कॉन्जुगेशन ऑकर होता है। देन नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन विद सल्फेट। तो सल्फेट के साथ यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है। स्टेरॉइड्स एंड फिनोलिक कंपाउंड्स आर अंडरगोज टू दिस रिएक्शन। तो जो स्टेरॉइड और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली कॉन्जुगेशन मतलब ज्वाइन होते हैं सल्फेट के साथ, कॉन्जुगेशन फॉर्म करते हैं सल्फेट के साथ, यही यहाँ पर बोला गया है। देन नेक्स्ट है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन मतलब क्या होता है, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप। अगर किसी रिएक्शन से CH3 ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ से अगर CH3 ग्रुप रिमूव हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, मिथाइलेशन। देन नेक्स्ट है एसिटिलेशन। एसिटिलेशन मतलब क्या होता है, कंपाउंड हैविंग अमाइनो ग्रुप आर कॉन्जुगेटेड विद द हेल्प ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भी कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेट होते हैं किसकी मदद से, एसिटिल कोएंजाइम A की मदद से। अगर ऐसी कहीं पर रिएक्शन हो रही होगी तो उसी को हम बोलेंगे एसिटिलेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये फेज 2 रिएक्शन के सारे सबटाइप्स देख लिए हैं। इस तरीके से यहाँ पर 2 या फिर 2 से ज़्यादा कंपाउंड जो है, डिफरेंट सब्सटेंस जो है, वो केमिकली ज्वाइन होके कॉन्जुगेट होके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर ड्रग मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है, तो उसको भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो उन्हीं फैक्टर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है एंजाइम इंडक्शन। तो एंजाइम इंडक्शन मतलब किसी भी एंजाइम की एक्शन इंक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन। अब आप देखिए, एंजाइम जो है वो कोई भी केमिकल रिएक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर एंजाइम की जो रिएक्शन है, जो एक्शन है, एंजाइम की जो एक्शन है वो अगर इंक्रीज हो गई, तो जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, जो भी कंपाउंड होगा, वो जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फॉर्म में, और उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो जल्दी होगा। तो इस तरीके से ये एंजाइम इंडक्शन ड्रग मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन मतलब एंजाइम की जो एक्शन है वो डिक्रीज हो जाना। अगर एंजाइम की एक्शन डिक्रीज हो गई तो जो मेटाबॉलिज्म है किसी भी ड्रग का वो बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि एंजाइम की एक्शन जो है वो कम हो चुकी है। तो इस तरीके से ये एंजाइम इनहिबिशन भी ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिकल्स। तो एनवायरमेंटल केमिकल्स जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर वो आपको कोई ड्रग, ऐसा ड्रग प्रिस्क्राइब करता है जिसके साथ कोई एक स्पेसिफिक फूड है जो हम नहीं खा सकते, या फिर स्पेसिफिक मेडिसिन है उसको हम नहीं ले सकते, तो वो बताते हैं कि जब तक आपकी ये मेडिसिन शुरू है तब तक आप ये फूड नहीं खा सकते या फिर ये मेडिसिन नहीं खा सकते। तो वो ऐसा क्यों बताते हैं, क्योंकि उस फूड से या फिर उस मेडिसिन से आपके ये जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की गई है उस मेडिसिन की मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस बिगड़ सकती है, या फिर उसका जो इफेक्ट है वो अल्टर हो सकता है, या फिर इफेक्ट जो है वो पूरा ज़ीरो हो सकता है। तो इसी वजह से ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, ऐसे कुछ इन्वायरमेंटल केमिकल्स होते हैं जो कि एक ड्रग की एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं दूसरे ड्रग के प्रेजेंस की वजह से या फिर फूड के प्रेजेंस की वजह से। तो ऐसे ही ड्रग मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को भी कुछ केमिकल्स है जो कि अफेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए
ये केमिकल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट है जेंडर डिफरेंसेस। तो जेंडर डिफरेंसेस में आप समझ ही गए होंगे कि आप मेन होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म की पावर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है वुमेन के कंपैरिजन में। देन नेक्स्ट है एज। तो एज में आप देख सकते हैं जो अडल्ट पर्सन होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो उतने एक्टिव भी नहीं होते, उनकी बॉडी जो है वो उतनी एक्टिव नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो उतने अच्छे से ऑकर नहीं हो पाती। यही अगर हम यंग पर्सन में देखें तो उनके ऑर्गन्स जो है वो अच्छे से एक्टिव होते हैं, उनमें जो है मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो पाता है और प्रॉपरली हो पाता है। तो इस तरीके से एज डिफरेंस में भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होती है। देन नेक्स्ट है डाइट। तो डाइट में आप देख सकते हैं अगर कोई अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर कोई अच्छी प्रोटीनेशियस डाइट नहीं ले रहे या फिर जिनका जितना उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उतने अमाउंट में वो नहीं ले रहे, तो उनकी वजह से उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मेटाबॉलिज्म भी एक जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में वो अफेक्ट हो सकती है। तो इस तरीके से डाइट जो है वो सबकी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस या फिर कोई भी फंक्शन हो गया किसी भी ऑर्गन का उस पर इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने फैक्टर्स देख लिए जो कि ड्रग मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग मतलब क्या होता है, हमने अब तक देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन, देन नेक्स्ट देख लिया ड्रग एब्जॉर्प्शन, देन नेक्स्ट देख लिया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देख सकते हैं और ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में भी हमने देख लिया। तो ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे डिफरेंट ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म भी हो गया। देन उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो रेसिड्यू बचा है हमारे बॉडी में उसका एक्सक्रीट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, वो हमारी बॉडी में ही रह गया, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर दिख सकते हैं। इसलिए उस ड्रग का एक्सक्रीट होना हमारी बॉडी से बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये एक्सक्रीशन की भी एक प्रोसेस होती है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज टर्म एज एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो किसी भी ड्रग को हमारे बॉडी से रिमूव करना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर बहुत सारे रूट्स होते हैं ड्रग्स एक्सक्रीशन के लिए, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला रूट है किडनी, देन लंग, स्किन, पाइल, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, इंटेस्टाइन। तो ये सारे रूट है जो कि ड्रग एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो किस तरीके से इन रूट से ड्रग एक्सक्रीट होता है वो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है किडनी। तो किडनी हमारी बॉडी से कैसे ड्रग एक्सक्रीट करती है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा किडनी हैज़ मेजर रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग एंड एनी अदर सब्सटेंस। तो किडनी जो है वो पहचानी ही जाती है किसी भी हमारी बॉडी के जो वेस्ट सब्सटेंस है उनको बाहर निकालने के लिए किडनी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो किडनी जो है उसका मेजर रोल है कोई भी ड्रग को एक्सक्रीट करने का या फिर किसी अदर सब्सटेंस को, कोई भी अदर सब्सटेंस हो चाहे जो वेस्ट प्रोडक्ट हो हमारी बॉडी में, वो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो किडनी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। देन इन किडनी देयर आर नेफ्रॉन्स विच फिल्टर ब्लड एंड वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम ब्लड एंड एक्सक्रीट आउट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, किडनी क्या करती है, किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपने अगर किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता होगा कि वहाँ पर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेफ्रॉन के जो बाउमन्स कैप्सूल होते हैं वहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन जब होता है तो ब्लड में से सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर हो जाते हैं और जो प्योर ब्लड है वो वापस बॉडी में जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी के थ्रू फिर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं।
तो जो नेफ्रॉन्स है वो फिल्टर करते हैं ब्लड को, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव कर देते हैं ब्लड से और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किडनी एक्सक्रीट ड्रग एंड अदर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो हमारी किडनी जो ड्रग या फिर कोई भी दूसरा वेस्ट सब्सटेंस हो गया वो किसके फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करती है, यूरिन के फॉर्म में। तो यहाँ पर इस तरीके से किडनी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है या फिर किसी भी ड्रग को रिमूव करती है। देन नेक्स्ट है लंग्स। तो लंग्स, ये नाम देख के आप सोच रहे होंगे कि लंग्स किस तरीके से हमारी बॉडी में से कोई भी ड्रग को एक्सक्रीट आउट करता है, क्योंकि लंग का तो काम ही है इनहेलेशन एंड एक्सपिलेशन, तो सांस लेने में हमें मदद करता है। तो ड्रग एक्सक्रीशन का टॉपिक कहाँ से आ गया ये, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। लंग्स रिमूव ड्रग इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो जो लंग्स है हमारा, वो हमारे बॉडी में जो भी ड्रग होते हैं गैसेस के फॉर्म में उनको रिमूव करता है। तो इस तरीके से ये लंग हमारे बॉडी में जो ड्रग प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। सर्टन केमिकल्स सच एज अल्कोहल आर एक्सपेल्ड थ्रू लंग्स। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, वो गैसेस के फॉर्म में होता है। तो ये गैसेस के फॉर्म में होता है तो ये हमारा लंग्स क्या करता है, इसको एक्सक्रीट आउट करने में मदद करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी का, और ये किसके थ्रू हमारे बॉडी से निकलता है, लंग्स के थ्रू ही हमारी बॉडी से निकलता है। तो इस तरीके से लंग्स हमारी बॉडी में हेल्प करता है जो भी ड्रग होते हैं या फिर कोई वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट गैसेस होते हैं, वो एक्सपेल आउट करने में। तो इस तरीके से लंग जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन करके हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है स्किन। स्किन किस तरीके से हमारी बॉडी से ड्रग को एक्सक्रीट आउट करती है। मेटलॉइड्स सच एज आर्सेनिक एंड लीड आर एक्सक्रीट बाय द स्किन। तो जैसे मेटलॉइड्स हो गए, जैसे कि आर्सेनिक हो गया या फिर लीड हो गया, ये हमारी बॉडी से स्किन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। स्किन रिमूव ड्रग इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो स्वेट के फॉर्म में जो भी ड्रग्स होते हैं वो हमारे स्किन से रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। देन नेक्स्ट है बाइल। बाइल जो है ये एक जूस होता है, बाइल जूस होता है हमारी बॉडी में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये जो बाइल है ये लीवर सेक्रेट आउट करता है। तो लीवर से ये बाइल सेक्रेट होता है। तो ये किस तरीके से हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सर्टन मेडिसिन सच एज इरेथ्रोमाइसिन आर एक्सक्रीटेड इन बाइल एंड देन रीएब्सॉर्ब इन इंटेस्टाइन। तो कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे कि इरेथ्रोमाइसिन, ये बाइल में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। जब इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म हो जाने के बाद ये बाइल में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, देन रीएब्सॉर्ब इन इंटेस्टाइन। तो बाइल क्या करता है, हमारे लीवर से इंटेस्टाइन तक जाता है। तो जो भी ड्रग, अगर जैसे इरेथ्रोमाइसिन जैसा ड्रग अगर हमारे बाइल में एक्सक्रीट आउट हुआ रहेगा तो वो इंटेस्टाइन में जाके फिर रीएब्सॉर्ब हो जाता है। देन इंटेस्टाइन किस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट को या फिर किसी भी ड्रग को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया बाइल का काम। इस तरीके से ये हमारी बॉडी में जो भी ड्रग होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिमूव करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है सलाइवा। सलाइवा के बारे में आपको पता ही होगा। तो सलाइवा अनदर एक्सक्रीटरी रूट इज सलाइवा। सम ड्रग आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू सलाइवा। तो ये एक अनदर एक्सक्रीटरी रूट होता है। कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो सलाइवा में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और इस तरीके से वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क किस तरीके से ड्रग को एक्सक्रीट करती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एंटीबायोटिक्स आर डिपॉजिटेड इन मिल्क, ऑल्सो ड्रग लाइक मॉर्फिन आर एक्सक्रीटेड इन द मिल्क। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि मिल्क में डिपॉजिट हुए रहते हैं, मिल्क में वहाँ पर जमा हुए रहते हैं। ऑल्सो ड्रग लाइक मॉर्फिन आर एक्सक्रीटेड इन द मिल्क। तो मॉर्फिन जैसे ड्रग भी है जो
मिल्क में एक्सक्रीट आउट होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन सच ड्रग्स आर जनरली नॉट प्रिस्क्राइब टू लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर मतलब जो बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसे मदर्स को हम बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर। तो इसी वजह से लैक्टेटिंग मदर को ये जो ड्रग होते हैं, एंटीबायोटिक जैसे ड्रग या फिर मॉर्फिन जैसे ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते, क्योंकि अगर ये ड्रग अगर लैक्टेटिंग मदर्स को प्रिस्क्राइब किए गए और इसकी वजह से वो जो ड्रग है वो डायरेक्ट बेबी के बॉडी में एंटर हो सकते हैं, जिसकी वजह से बेबी के बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे ड्रग जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं उनको प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते। तो इस तरीके से ब्रेस्ट मिल्क जो है हमारे बॉडी से ड्रग को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के बारे में आपको पता ही होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो मेनली एक्सक्रीटरी प्रोसेस में हेल्प करती है। तो इंटेस्टाइन रिमूव ड्रग एंड अदर सब्सटेंस लाइक हेवी मेटल्स अलोंग विथ फीसेस। तो फीसेस के फॉर्म में इंटेस्टाइन जो है वो ड्रग्स को या फिर दूसरे किसी सब्सटेंस को, जैसे कि हेवी मेटल्स हो गए, इनको रिमूव करती है फीसेस के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये हमारे एक्सक्रीटरी रूट हो गए हमारे बॉडी के, जो कि हमारी बॉडी में से ड्रग को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो यहाँ पर हमने अब तक फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ा। फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है, ये हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा। फार्माकोकाइनेटिक में हम एडीएमई के बारे में पढ़ते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो हमने सारे टॉपिक ये कवर कर लिए। अब हम पढ़ेंगे ड्रग एक्शन के बारे में। ड्रग एक्शन मतलब फार्माकोडायनेमिक। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक के बारे में, मतलब हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग एंटर हो रहा है तो वो हमारी बॉडी में जाके क्या एक्शन कॉज करता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग एक्शन की डेफिनेशन। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी इज टर्म एज ड्रग एक्शन। तो ड्रग का जो भी इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग एक्शन बोलते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ ड्रग एक्शन। तो कोई भी ड्रग अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हर ड्रग की एक अलग अलग एक्शन होती है। तो उन्हीं एक्शंस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली एक्शन है स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन मतलब क्या होता है, स्टिमुलेशन इंडिकेट्स इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक सेल्स। तो स्टिमुलेशन मतलब क्या इंडिकेट करता है कि किसी भी स्पेसिफिक सेल की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होना। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, कॉफ़ी स्टिमुलेट ब्रेन। तो जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो हमारा ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है। जब किसी को नींद आती है तो वो कॉफ़ी पीते हैं। क्यों पीते हैं, ताकि उनका ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट हो जाए, उनको नींद ना आए। तो इस तरीके से स्टिमुलेशन ये एक ड्रग का इफेक्ट होता है। कुछ ड्रग जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक सेल की जो एक्शन है वो इंक्रीज कर देते हैं, उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ये एक एक्शन हो गई। देन नेक्स्ट एक्शन है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन मतलब क्या होता है, दिस टर्म यूज टू इंडिकेट डिक्रीज इन नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक सेल्स। तो अगर किसी सेल्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि जो ड्रग की एक्शन थी वो कैसी थी, डिप्रेसिव एक्शन थी, डिप्रेशन की एक्शन थी वहाँ पर। तो जैसे कि स्लीप की मेडिसिन होती है जिनको नींद नहीं आती, तो इस कंडीशन में क्या देते हैं, नींद की गोलियां देते हैं। तो वो नींद की गोलियां लेने के बाद हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी, उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिप्रेसिव इफेक्ट वो कॉज करते हैं और हमें नींद आती है। तो ये एक एक्शन हो गई ड्रग की। देन नेक्स्ट एक्शन है इरिटेशन। इरिटेशन मतलब क्या होता है, इरिटेशन इंडिकेट्स द इंजूरियस इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन सेल्स। तो इरिटेशन कब होती है, जब किसी भी ड्रग का जो इफेक्ट है वो हमारे सेल्स पे कैसा हुआ हो, इंजूरियस, मतलब वो हमारे सेल्स पे सूट नहीं, हमारे बॉडी पे सूट नहीं हुआ हो, तब हमें इरिटेशन होती है। जैसे कोई भी ड्रग या फिर कोई ऑइंटमेंट हो गई, हम अपने स्किन पे लगाए तो उसकी वजह से जलन होना या फिर खुजली होना, इचिंग होना, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिटेशन। वो क्यों होता है, क्योंकि उस ड्रग का हमारे स्किन पे इंजूरियस इफेक्ट हो गया है, इसीलिए। तो ये एक एक्शन होती है किसी भी ड्रग की। देन नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट।
तो रिप्लेसमेंट मतलब क्या कि एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना। तो इसका मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इट इज यूज टू इंडिकेट हार्मोन्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी डिसीज इन ह्यूमंस। तो अगर किसी ह्यूमन में जो डिफिशियंसी डिसीज है, डिफिशियंसी डिसीज मतलब अगर किसी चीज की कमी है, कोई समझिए कि कोई एंजाइम है या फिर कोई हार्मोन है वो ह्यूमंस की बॉडी में कम है, जो हार्मोन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए या फिर नॉर्मल किसी और प्रोसेस के लिए, पर वो हार्मोन जो है वो प्रेजेंट नहीं है बॉडी में। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो हार्मोन्स मिलते हैं एनिमल से वो वहाँ पर उनको ह्यूमंस को दिए जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर एग्जांपल हमें दिया गया है इंसुलिन यूज टू ट्रीट डायबिटीज़। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है और उनकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो उस कंडीशन में जो एनिमल्स का इंसुलिन होता है वो निकाल कर ह्यूमन को दिया जाता है डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो इस तरीके से रिप्लेसमेंट ये एक एक्शन होती है ड्रग की। देन नेक्स्ट एक्शन है फिजिकल एक्शन। तो फिजिकल एक्शन मतलब क्या होता है, सम ड्रग एक्ट इन मैकेनिकल वे ड्यू टू देयर फिजिकल एक्टिविटी, एग्जाम्पल इज चारकोल। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि मैकेनिकल वे में एक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब फूड पॉइजनिंग या फिर स्नेक पॉइजनिंग हो जाए या फिर किसी पर्सन ने पॉइजन ले लिया हो, पॉइजन एडमिनिस्टर कर लिया हो, तो उस कंडीशन में उनको चारकोल दिया जाता है। तो चारकोल क्यों दिया जाता है, जब चारकोल हमारे बॉडी में हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो क्या करता है, वो जो भी पॉइजन होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो किस तरीके से, उसका एक मैकेनिकल वे होता है वो एब्जॉर्ब करने का, वो खुद वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, वो पॉइजन को एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से वो एक्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल एक्शन। तो ये एक एक्शन हो गई। देन नेक्स्ट एक्शन है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तो होते ही है हमारे बॉडी में, बहुत सारे ड्रग होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन कॉज करते हैं हमारे बॉडी में, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सम ड्रग एक्ट बिकॉज ऑफ देयर केमिकल रिएक्शन। तो कुछ ड्रग्स जो है वो जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो केमिकल रिएक्शन कॉज करते हैं और उस तरीके से अपने एक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया गया है, एंटासिड न्यूट्रलाइजेज गैस्ट्रिक जूस इन एसिडिटी। तो जो एंटासिड्स होते हैं, जो हम एसिडिटी की कंडीशन में मेडिसिन लेते हैं उनको हम एंटासिड्स बोलते हैं। तो जो एंटासिड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, एसिडिटी की कंडीशन है वो बेसिक में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से हमारी जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो एंटासिड है ये केमिकल रिएक्शन कॉज करके हमारे बॉडी में जो भी एसिडिटी है उसको रिड्यूस करती है। तो इस तरीके से ये हमारे ड्रग के कुछ एक्शन होते हैं। इस तरीके की एक्शंस जो है हमारी बॉडी में ऑकर होती है ड्रग की। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला फैक्टर है एज। तो एज किस तरीके से ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करती है वो हम देखेंगे। In comparison to adults, children are more susceptible to central nervous system depressive medicines। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अडल्ट में अगर हम देखें, अडल्ट को CNS के जो डिप्रेसिव मेडिसिन है वो अगर हम दें तो उन पर उनका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा, उन पर कुछ ज़्यादा ऐसा इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। पर अगर वही मेडिसिन चिल्ड्रंस को दिए जाए तो चिल्ड्रंस जो है वो मोर सब्सेप्टिबल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनमें जल्दी ही उसकी एक्शन दिखती है, उस ड्रग की जो एक्शन है वो चिल्ड्रंस में जल्दी ही दिख जाती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकता है इन मेडिसिन का। तो इस तरीके से एज ये एक फैक्टर हो गई जो कि ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करती है। देन नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से अफेक्ट करती है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन चेंजेस ड्रग एक्शन अल्सो
चेंज थ्रू डिफरेंट रूट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एब्जॉर्प्शन चेंजेस की वजह से जो ड्रग एक्शन होती है डिफरेंट रूट से वो भी चेंज होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इंट्राविनस रूट से कोई भी मेडिसिन ले तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, जल्दी भी होती है, जल्दी हमको एक्शन मिलती है। वही अगर हम ओरल रूट से ले तो ओरल रूट से जो है वो इफ़ेक्ट हमें कम देखने को मिलता है और उस ड्रग की एक्शन जो है वो हमें लेट देखने को मिलती है। अब ये क्योंकि जब हम माउथ के थ्रू लेते हैं तो माउथ के थ्रू लेने के बाद जो मेडिसिन है वो हमारे बॉडी में पहले एंटर होती है, देन हमारी बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, देन एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वो सब प्रोसेस होती है, देन वो अपना इफेक्ट शो करती है। तो इसकी वजह से जो भी ड्रग है उसकी एक्शन लेट हमको देखने को मिलती है। पर जो हम इंट्रावेनस रूट से जब ड्रग लेते हैं तो वो डायरेक्टली हम हमारे ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, तो वो प्रॉपरली पूरा 100% ड्रग जो है वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है, हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना इफेक्ट जल्दी शो करता है और उससे हमें अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो इस तरीके से ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो ड्रग की एक्शन को अफेक्ट करता है, मॉडिफाई करता है। देन नेक्स्ट है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट किस तरीके से ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करता है? अल्कोहल इज वेल टॉलरेटेड इन विंटर एज कंपेयर इन समर सीजन। तो जो अल्कोहल होता है वो विंटर्स में अच्छे से टॉलरेट किया जा सकता है कंपैरिजन इन समर सीजन। तो समर सीजन के कंपेयर में विंटर सीजन में अल्कोहल अच्छी तरीके से टॉलरेट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम जो है ये एक फैक्टर है जो कि ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करती है। तो ये किस तरीके से? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्टमक डिस्कम्फर्ट मेडिसिन आर गिवन आफ्टर मील्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्टमक का डिस्कम्फर्ट रिड्यूस करने के लिए, ये रिस्क जो है ये रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन्स खाने के बाद ही दी जाती है। यूजुअली आपने देखा होगा कि कोई भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि खाने के बाद ये मेडिसिन लेनी है करके। However, medicines are better absorbed on empty stomach। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा स्टमक एम्प्टी होता है तो उस टाइम पे जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे स्टमक में। पर कोई भी डॉक्टर जो है वो कब बताता है हमें? आफ्टर मील। आफ्टर मील क्यों बताता है? But to reduce the risk, medicines are given after meal, which may take longer time to absorb medicines। तो ये रिस्क जो है, ये स्टमक डिस्कम्फर्ट का जो रिस्क है, इसी को कम करने के लिए मेडिसिन्स जो है वो खाने के बाद खाने के लिए बोलते हैं, विच में टेक लॉन्गर टाइम टू एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से मेडिसिन जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इस तरीके से टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है जो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करता है, ड्रग एक्शन को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करता है? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एंजाइम्स इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म इन सम पीपल, दे आर अनएबल टू मेटाबोलाइज सर्टन मेडिकेशन। तो कुछ पर्सन होते हैं जिनमें कुछ एंजाइम्स की कमी होती है। तो वो एंजाइम्स की क्यों कमी होती है? वो उनके जेनेटिक फैक्टर की वजह से, मतलब वो उनमें जेनेटिकली ही उन एंजाइम्स की कमी होती है जो कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। तो उसकी वजह से कुछ मेडिसिन जो होती है वो उन पर्सन्स के बॉडी में प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जेनेटिक फैक्टर भी ये एक फैक्टर हो गया जो कि ड्रग एक्शन को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है अदर ड्रग थेरेपी। तो अदर ड्रग थेरेपी किस तरीके से ड्रग एक्शन को अफेक्ट करती है? ड्यू टू मल्टीपल ड्रग थेरेपी, इफेक्ट ऑफ वन ड्रग में बी मॉडिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर किसी की मल्टीपल ड्रग थेरेपी शुरू है, मल्टीपल ड्रग थेरेपी मतलब एक टाइम पे बहुत सारे ड्रग लेना, तो अगर थेरेपी उनकी शुरू है तो इफेक्ट ऑफ वन ड्रग में बी मॉडिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर ड्रग। तो किसी एक ड्रग की एक्शन जो है वो अल्टर हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है दूसरे ड्रग के प्रेजेंस की वजह से।
तो इसीलिए ये मल्टीपल ड्रग थेरेपी एक साथ नहीं देनी चाहिए, मल्टीपल ड्रग थेरेपी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमने फैक्टर्स देख लिए जो कि ड्रग एक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।